से कंटेनर होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को कल्चर करवाते हैं। तो व्हाट आर द बायोरिएक्टर्स? बायोरिएक्टर्स आर द लार्ज कंटेनर्स इन विच वी कल्चर द बैक्टीरिया। इनकी वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? सबसे पहली चीज, इनकी वॉल्यूम कितनी होती है? 100 to 1000 लीटर्स। कितनी होती है? 100 to 1000 लीटर्स। बेटा इसमें करते क्या हम? कुछ नहीं है, जैसे तुम छोटी सी कल्चर प्लेट पर बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हो और थोड़ा सा प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पर क्या है? अरे एक छोटा सा कमरा है, वहां पर 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, कम इनकम होगी। कमरा बड़ा होगा, बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा इनकम होगी। हॉल बन जाएगा और ज्यादा इनकम होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर छोटे से पेट्री डिश पर तुम बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हो तो थोड़ा सा प्रोडक्ट मिलेगा। अरे बराबर बोलो यार, थोड़ा सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो तुम क्या करो, उसे बड़े से कंटेनर में ग्रो करवाओ। इन कंटेनर्स को क्या कहते हैं हम? बायोरिएक्टर्स। ठीक है, बायोरिएक्टर्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ये एक तरीके मतलब ऐसी डायग्राम बना रहा हूं, है ना, एक परफेक्ट डायग्राम नहीं है लेकिन ऐसी बना रहा हूं। देखो क्या होता है, इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, इसकी वॉल्यूम होती है अप्रोक्सीमेटली 100 से 1000 लीटर। बेटा होता क्या है इस कंटेनर में? एक साइड से तुम फ्रेश कल्चर डालते हो, एक साइड से क्या करते हो? फ्रेश कल्चर डालते हो। ठीक है, दूसरी साइड से क्या करते हो तुम लोग? खाने पीने का सामान डालते हो। फ्रेश कल्चर इन दी सेंस, फ्रेश कल्चर बोले तो नए बैक्टीरिया, फ्रेश कल्चर बोले तो नए बैक्टीरिया। यहाँ से तुम क्या करोगे? न्यू बैक्टीरिया डालोगे। अरे कैसे बैक्टीरिया यार? रिकॉम्बिनेंट ना, ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया, जिनके अंदर हमने फॉरेन जीन इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेंट है उन्हें तुमने यहाँ से डाला। ठीक है, अब उनकी दावत का सामान दिया यहाँ से, खाने पीने का सामान। ठीक है, एक साइड से तुमने क्या करा? एक पंखा लगा दिया ताकि ऑक्सीजन सही से क्या हो सके? मिक्स हो सके उसके अंदर। अब बैक्टीरिया की पार्टी चल रही है। क्या चल रही है? पार्टी चल रही है। बढ़िया बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, मजे से ग्रो कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, है ना। स्पेस की कमी नहीं है, खाने की कमी नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके का टॉक्सिन नहीं है। तो ग्रोथ कैसी होगी? ज्यादा होगी, कम होगी? ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होगी। ठीक है, तो अब बैक्टीरिया की बहुत सारी ग्रोथ होगी। ठीक है, नया प्रोडक्ट बनेगा। नया प्रोडक्ट बनेगा, मान लो हमने इस बैक्टीरिया में क्या करा था? इंसुलिन का जीन इनकॉर्पोरेट करा था। तो ये सारे बैक्टीरिया क्या सिक्रीट करेंगे? इंसुलिन सिक्रीट करेंगे। एक साइड से तुम इंसुलिन को क्या कर लोगे? एक्सट्रैक्ट कर लोगे, और दूसरी साइड से क्या करोगे यार? पुराने वाले कल्चर्स को बाहर निकाल दोगे कि भैया तुम्हारा टाइम पूरा हो लिया, तुम हो लियो बुड्ढे, अब निकलो बाहर, नए बच्चों को आने दो। समझ रहे हो मेरी बात? तो इन्हें क्या करेंगे? यहाँ से बाहर निकाल देंगे और फिर से एक फ्रेश कल्चर वापस डाल देंगे। समझ में आ गया? इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारा प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाएगा। इस प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करा जाएगा, इसकी फॉर्मुलेशन करी जाएगी, इसकी प्योरिफिकेशन करी जाएगी, इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करे जाएंगे एंड फाइनली इसे क्या कर दिया जाएगा? मार्केट कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, तो ये था पूरा बायोरिएक्टर का मैकेनिज्म। तो बायोरिएक्टर्स आर द लार्ज कंटेनर्स व्हिच हैव वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 100 to 1000 लीटर्स। ठीक है, बायोरिएक्टर्स maintain at physiologically most active phase। इन्हें कौन से फेज पर करा जाता है मेंटेन? फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव स्टेट। फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव स्टेट कौन सी होती है तुम्हारी? द मोस्ट एक्टिव फिजियोलॉजिकल स्टेट, बोलो। लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, जिसमें इंसान सबसे तेजी से ग्रो करता है। कितनी बार बताया कि लॉग फेज 11th में ही बताया था ना, सबसे रैपिड ग्रोथ किस में होती है? एक्सपोनेंशियल फेज में। हम दो, हमारे दो, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128, 128 के कितना होता है भाई? हाँ 200। ठीक है, जो भी है। तो ऐसे फटाफट रैपिड ग्रोथ होती है। ठीक है, किसमें? एक्सपोनेंशियल फेज में। किसमें? एक्सपोनेंशियल फेज में। हम क्या सब एक्सपोनेंशियल फेज पे ग्रो कर पाते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ऑफ लिमिटेशन। हमारे पास स्पेस नहीं है, इतना खाना नहीं है। तुम सोचो, ह्यूमन स्पर्म के अंदर, मतलब ह्यूमन सीमेन के अंदर एक ड्रॉप सीमेन जो होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 200 मिलियन टू 250 मिलियन स्पर्म्स होते हैं।
अगर वो सारे ओवम को फर्टिलाइज कर दें तो एक आदमी एक बार में कितने बच्चे पैदा कर सकता है? 200 मिलियन। समझ रहे हो? इतने बच्चे पैदा होंगे तो स्पेस कहाँ से आएगा? 3-4 दिन में मार्स पे बुकिंग हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है, मून सब ऑक्यूपाइड हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? इतनी कैपेसिटी है ह्यूमन के अंदर बच्चे पैदा करने की, लेकिन नहीं कर सकते ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ व्हाट? स्पेस। हमारे पास स्पेस की लिमिटेशन है, ठीक है, हमारे पास खाने की लिमिटेशन है, ठीक है, हमारे पास हर चीज की क्या हो जाती है? लिमिटेशन हो जाती है। अभी मैं तुम्हें आगे इकोलॉजी में पढ़ाऊंगा आर, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, उसे बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं कि कितना ज़्यादा एक इंसान ग्रो कर सकता है, कितना ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकता है, ठीक है। अगर स्पेस अनलिमिटेड हो तो वो एक्सपोनेंशियल फेज पे ग्रो कर सकता है और दुनिया भर के बच्चे पैदा कर सकता है। बट रियल सिचुएशन में क्या आ जाता है? कैरिंग कैपेसिटी। क्या आ जाता है बच्चों? कैरिंग कैपेसिटी। हर चीज़ के कैरिंग कैपेसिटी होती है। इस रूम की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? 20, 22, 23, उससे ज़्यादा बच्चे में नहीं बिठा सकता यहाँ पर। ये कैरिंग कैपेसिटी है इस रूम की, समझ रहे हो? इसी तरीके से एक अर्थ की भी कैरिंग कैपेसिटी है। हर चीज़ की अपनी एक क्या होती है यार? कैरिंग कैपेसिटी होती है। लेकिन यहाँ पर कोई कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। यहाँ पर अनलिमिटेड स्पेस है, अनलिमिटेड खाना है, पार्टी चल रही है बैक्टीरिया की। बोला उनसे जी लो जिंदगी, जितना रिप्रोड्यूस करना है उतना रिप्रोड्यूस कर लो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, खाना पीना खाओ और मौज में रहो, ठीक है। तो मौज में सारे बैक्टीरिया, तो मौज में प्रोडक्ट भी ज्यादा। देखो अगर तुम्हें अच्छे से रखा जाए, खुश रखा जाए तो तुम काम भी ज्यादा करोगे, है ना। अब हल्की सी हमें गर्मी लग रही थी, आज हमने पंखा चला लिया, तुम एफिशिएंटली वर्क कर पा रहे हो, मैं एफिशिएंटली पढ़ा पा रहा हूँ। अभी 5 मिनट पहले क्या हाल था? पंखा नहीं चल रहा था, मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने बोला भाई बीपी ज्यादा हो जाएगा मेरा, है ना, अगर पंखा नहीं चला। पंखा चला, मुझे मेरे हिसाब की कंडीशन मिली, मैं अपना एफिशिएंटली क्या करने लग गया? पढ़ाने लग गया। तो अगर हमें अच्छी कंडीशन मिल जाए तो हम हर काम एफिशिएंटली कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो इसी तरीके से ये बायोरिएक्टर क्या है? एक तरीके का सिस्टम है जिसमें बैक्टीरिया को हर तरीके की एसेंशियल कंडीशन दे रखी है ताकि वो अच्छी तरीके से क्या कर पाए? ग्रो कर पाए। ओके, चलिए। तो बायोरिएक्टर क्या है? लार्ज कंटेनर है जिनकी वॉल्यूम 100 से 1000 लीटर है। बायोरिएक्टर्स को हम मेंटेन करते हैं फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव स्टेट पे। हाउ दे आर मेंटेन्ड एट फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव स्टेट? इन्हें हम फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव स्टेट पे कैसे मेंटेन कर सकते हैं? क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे? बेटा दे हैव पीएच कंट्रोल सिस्टम। इनके पास क्या होता है? पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है। दे हैव टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। इनके पास क्या होता है? टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है। और क्या होता है इनके पास? ऑक्सीजन मिक्सिंग सिस्टम। क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन मिक्सिंग सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट तरीके के इनके अंदर क्या लगे होते हैं? सिस्टम लगे होते हैं। मान लो बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, रैपिड ग्रो कर रहे हैं, एसिडिटी ज्यादा हो रही है मीडियम की, तो क्या होगा? फटाफट वहां पर एल्कलाइन कुछ सिक्रेट करा जाएगा ताकि एसिडिक कंडीशंस को मेंटेन करा जा सके, ठीक है। मान लो वहां पर बहुत ज्यादा सेलाइन कंडीशन हो रही है तो कुछ ऐसे एसिड सिक्रेट करा जाएगा ताकि वापस से उसका न्यूट्रलिटी मेंटेन हो सके। समझ रहे हो? टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, रैपिड ग्रोथ की वजह से टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो टेम्परेचर को भी कंट्रोल करा जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं तुम्हें पढ़ाने ले जाऊँ, गर्मी हो रही है, ठीक है, मार्च छोड़ो, मई की गर्मी है ना, और मैंने तुम्हारी दिन के 12 बजे की क्लास रखी है और क्लास कहाँ पे ले रहा हूँ? आगे छत पे। पढ़ लोगे? गाली दे के भाग जाओगे मुझे, नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे तुझसे, जो करना है कर ले। अरे कोई, ठीक है, तो भाग जाओगे यार तुम लोग, ठीक है। तो इसीलिए टेम्परेचर का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। गर्मियों में क्लास होती है, 5 मिनट एसी नहीं चलता, बच्चे भैया एसी चला दो, सर एसी चला दो, सर गर्मी हो रही है, सर दरवाजा खोल दो, 5 मिनट में। समझ रहे हो? ऐसी बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट है। इन्हें अगर तुम्हें अच्छे से ग्रो करवाना है, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम दो, अच्छी तरीके से क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। ओके, तो दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम। नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स। जो बायोरिएक्टर्स है वो कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के हैं यार। एक को हम कहते हैं स्टिल्ड टैंक बायोरिएक्टर्स। क्या कहते हैं? स्टिल्ड टैंक बायोरिएक्टर। और दूसरी कैटेगरी क्या है हमारी? स्पार्ज्ड टैंक
बायोरिएक्टर। क्या है? स्पार्स टैंक बायोरिएक्टर। बेटा देखो, स्टिर टैंक बायोरिएक्टर और स्पार्स टैंक बायोरिएक्टर, सारी की सारी बातें दोनों के लिए क्या है? सेम है। दोनों के लिए क्या है? सेम है। बस एक पॉइंट का डिफरेंस है, इसके अंदर एयर कंट्रोल सिस्टम होता है, यानी एयर मिक्सिंग सिस्टम होता है। क्या होता है बच्चों? एयर मिक्सिंग सिस्टम होता है। इसमें हम आसानी से एयर को क्या कर सकते हैं बच्चों? मिक्स कर सकते हैं। इस वाले बायोरिएक्टर में इसमें ये वाली फैसिलिटी नहीं होती। यार तुम्हें पता है हर टाइम पर अलग अलग मशीनें बन जाती हैं, ठीक है। आज से बहुत साल पहले अप्रोक्सीमेटली 98 99 में कौन से फोन होते थे? नोकिया नहीं होते थे यार उस टाइम, बिल्कुल ही काली स्क्रीन के बड़े बड़े से फोन होते थे, इतने बड़े बड़े, ठीक है। नोकिया तो था भी नहीं, नामो निशान नहीं था। फिर 2000 का टाइम आया, मोटोरोला ने फोन निकाले। कौन से फोन? मोबाइल फोन। कौन से? मोबाइल फोन। उनमें भी एंटीना होता था। फिर नोकिया आ गया, फिर कलर फोन आ गए, फिर कैमरा फोन आ गए। कैमरा में इतना बड़ा सोनिक का फोन आया था पहली बार, कैमरा फोन। उसके पीछे क्या था? कैमरा था। फिर पैनासोनिक वालों ने निकाले। मेरे को बहुत शौक था फोन का, हर 10 दिन पे फोन बदलते थे, तो मुझे पता है फोन की इवोल्यूशन पूरी, ठीक है। तो फिर पैनासोनिक वालों ने निकाले। फिर फ्रंट कैमरा आ गया, है ना। वो नोकिया कौन सा आया था? N70, ठीक है। उसमें फ्रंट भी कैमरा था, बैक भी कैमरा था, वो भी आपको लेके आए, ठीक है। फिर उसके बाद 5233 आया, देखा था 5233, पहला टच स्क्रीन फोन आया था, नोकिया वालों ने निकाला था 5233, ठीक है। 5233 के बाद फिर चाइना वालों ने धक्के पेल के फोन निकाले 2010 में। फिर इसके बाद बदलते चले गए, अब कलर फोन है, फिर उसके बाद एंड्रॉयड फोन आए, ठीक है। वो माइक्रोसॉफ्ट वालों के फोन आए, ऐसे अलग अलग फोन आते चले गए। और अब इतने एडवांस है फोन पे क्लास हो रही है, फोन पे दुनिया भर की चीजें हो रही है जो हम सोच नहीं सकते, वो भी फोन पे कर सकते हैं, ठीक है। अमेरिका में गर्लफ्रेंड बैठी है, उससे बात कर रहे हो तुम लोग, है ना भाई, ऐसा भी हो रहा है। ये बिहार में बात करता रहता है ना। पान बेच रहा है ऑनलाइन अपने, बताओ, बोले तू ऑनलाइन पान बेचने लग जा ना, लगा दियो ऑनलाइन, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोरिएक्टर। फटाफट उतार लो इसे, जल्दी करो। कॉम्पिटेंट यार, व्हाट इज कॉम्पिटेंसी? कॉम्पिटेंसी क्या होती है? the ability of this cell to take a foreign DNA is known as competency. Now what is competent host? These are the methods which helps in transforming the bacteria with recombinant DNA. तो definition लिख लो, these are the methods, लिखो यार, these are the methods which help in transformation of host cell with recombinant DNA। देखो यार, करना क्या है तुम्हें, तुमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर कर लिया है ना। ये तुम्हारा वेक्टर है और इसके अंदर तुम्हारा क्या लगा हुआ है? फॉरेन जीन लगा हुआ है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें करना क्या है? बस इसको डालना है किसके अंदर? होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डालना है। अरे डालना है नहीं डालना? बोलो। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ ये जो डीएनए, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, ये कैसे नेचर की होती है? लायोफोबिक नेचर की होती है। बट डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम आसानी से इस डीएनए को अंदर डाल नहीं सकते। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं सेल के अंदर, या फिर कुछ ऐसे फिजिकल मेथड निकालने पड़ते हैं जिनकी मदद से हम डीएनए को अंदर डाल सकें, ठीक है। तो लिख लो, डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज, DNA is a negatively charged molecule and plasma membrane कैसी है? and plasma membrane is uncharged, कोई चार्ज ही नहीं होता ना यार, लायोफोबिक नेचर की है यार। and plasma membrane is uncharged,
therefore there is a difficulty to incorporate foreign DNA inside the host cell. फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डालने में क्या होती है? डिफिकल्टी आती है. क्या आती है? डिफिकल्टी आती है. तो कैसे डालोगे भैया होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉरेन डीएनए? भाई बताओ इसे यार, क्या बोला था? देयर इज अ डिफिकल्टी टू इनकॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट नहीं, बिजनेस थोड़ी ना कर रहे, टू इनकॉर्पोरेट दी फॉरेन डीएनए इनसाइड दी होस्ट सेल. अरे बोलो यार, चमका, शाबाश, चमकना चाहिए. हाँ, तो क्लियर हो रही है ना चीज? क्या बताना चाह रहा हूं मैं? हमें क्या करना है? फॉरेन डीएनए को उठाकर फेंकना है किसके अंदर? सेल के अंदर. बट ये इतना भी आसान नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री है. उस बाउंड्री को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन लायोफोबिक नेचर की है, ये लायोफिलिक नेचर का है. तो भैया अपोजिट है, ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ डंडा करना पड़ेगा. तो क्या करोगे? तो देयर आर टू मेथड्स. ब्रॉडली क्या है? कॉम्पिटेंट होस्ट कितने होते हैं? दो तरीके के मेथड होते हैं, और मैं और ब्रॉड कैटेगरी में बताऊंगा डिफाइन करके, ठीक है, थोड़ा हायर लेवल पे. तो ये तीन होते हैं यार. कौन कौन से बताओ मुझे? सबसे पहला होता है फिजिकल. क्या होता है? फिजिकल. दूसरा होता है मैकेनिकल. क्या होता है? मैकेनिकल. और चौथा क्या होता है? बायोलॉजिकल. क्या होता है? बायोलॉजिकल. नाउ फिजिकल में हम क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो सेल होता है, सेल